इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 24 ऑफ डीबीएमएस और जो टॉपिक है दैट इज डीबीएमएस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हम ये सारे टॉपिक्स देखेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहले फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, देन सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, देन हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, बी प्लस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, then DBMS, ISAM, and then last is cluster file organization. So सबसे पहले देखते हैं कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। द फाइल, सबसे पहले फाइल ही देखते हैं कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से पहले फाइल देखते हैं कि फाइल किसको कहते हैं। द फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स की कलेक्शन को फाइल कहते हैं। रिकॉर्ड्स, क्योंकि हम डीबीएमएस की बात कर रहे हैं तो रिकॉर्ड्स मतलब एक रो को या टपल को उसको रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को फाइल कहते हैं। और प्राइमरी की मदद से हम यूनिकली किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाते हैं, वही चीज इधर लिखी हुई है। यूजिंग द प्राइमरी की वी कैन एक्सेस द रिकॉर्ड्स। द टाइप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस can be determined by the type of file organization which was used for a given set of records। और किस टाइप का एक्सेस होना है, मतलब वो रिकॉर्ड कैसे एक्सेस करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। सो ये सब कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पर्टिकुलर अलग अलग रिकॉर्ड्स के लिए अलग अलग टाइप के फाइल ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया जाता है, इसीलिए एक्सेस के टाइप्स अलग हो जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है। नेक्स्ट है फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज अ लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग वेरियस रिकॉर्ड्स। फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से वेरी डिफरेंट डिफरेंट जो सेट ऑफ रिकॉर्ड्स है उनके बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप को कहते हैं। दिस मेथड डिफाइंस हाउ फाइल रिकॉर्ड्स आर मैप्ड ऑनटू डिस्क ब्लॉक्स। सो ये मेथड बताता है कि कैसे फाइल रिकॉर्ड्स डिस्क ब्लॉक पे मैप्ड है, मतलब एक्चुअल में वो उस लोकेशन पे कहाँ पर है, और वो चीजें फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करके रखता है कि कौन सा रिकॉर्ड डिस्क ब्लॉक में कहाँ पे है। ये मैपिंग, ये सब मेंटेन कौन कर रहा होता है? फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द वे in which the records are stored in terms of blocks and the blocks are placed on the storage medium। लॉजिकली वो क्या करता है? मेमोरी को डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है, और ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन पूरा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से रिकॉर्ड्स इन ब्लॉक्स में स्टोर्ड है। और एक्चुअल में ये ब्लॉक्स कुछ नहीं, ये एक्चुअली स्टोरेज मीडियम या मेमोरी को ही कहा गया, उसको लॉजिकली बस डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसको ब्लॉक कह दिया गया है। So, the first approach to map the database to the file is to use the several files and store only one fixed length record in any given file। तो वही बोला गया, सबसे पहला अप्रोच तो क्या होगा मैप करने का, कि बहुत सारी फाइल्स को यूज करना और फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड को स्टोर करना किसी भी फाइल पे। ये सारी चीजें विद एग्जांपल आगे समझ में आएंगे, विद थ्योरेटिकल पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच इज टू स्ट्रक्चर आवर फाइल्स सो वी कैन कंटेन मल्टीपल लेंथ्स फॉर रिकॉर्ड्स। हम फाइल को स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऑर्गेनाइज कर देते हैं, सो इट कैन कंटेन मल्टीपल लेंथ्स ऑफ रिकॉर्ड्स। अब नेक्स्ट है फाइल्स ऑफ फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड्स आर easier to implement than the files of variable length records। यदि फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स की फाइल है तो उसको इम्प्लीमेंट करना इजी रहेगा बजाय वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स की फाइल्स को। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए फाइल ऑर्गेनाइजेशन का, वो हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट है इट कंटेन्स एन ऑप्टिमल सिलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, दैट इज रिकॉर्ड्स कैन बी सिलेक्टेड एज फास्ट एज पॉसिबल। देखिए चीजें यदि ऑर्गेनाइज रहेंगी तो सिलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स बेस्ट मैनर में होगा। ये हम अभी के लिए सपोज आप रिकॉर्ड्स को भी भूल जाइए। इन जनरल कोई भी चीज, जनरल भी डेली यूज में हम कोई चीज यूज कर रहे हैं, यदि चीजें ऑर्गेनाइज है तो हमें बेटर रहता है उसको एक्सेस करने में। हमें पता रहता है कि पर्टिकुलर लोकेशन सपोज आपने सेट कर दी किसी सामान की, आपको पता रहेगा कि ये चीज वहां पे मिल जाएगी, और वहां भी आपने ऑर्डर तरीके से रखी है तो बिल्कुल आपको ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। बस उतनी मेहनत लगती है कि चीजों को ऑर्गेनाइज करने में, लेकिन बाद में फिर एक्सेस करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो वैसे ही फाइल ऑर्गेनाइजेशन में तो एक बार जो है डेफिनेटली एफर्ट लग रहा है,
बट एक बार ऑर्गेनाइज हो गई चीजें, फिर उसको एक्सेस करना फास्ट हो जाता है, ठीक है, फास्ट एंड इजी। नेक्स्ट, to perform insert, delete और update transaction on the records should be quick and easy। तो ये जो insert, update और delete होता है, ये operations easy हो जाते हैं और quick भी हो जाते हैं। Next है, the duplicate records cannot be induced as a result of insert, update और delete। Induce मतलब उधर उसमें उस टेबल में डालना रिकॉर्ड्स को, डुप्लीकेट से अवॉइड हो जाती है इससे, और पकड़ी जाती है कि भाई ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। ऑर्गेनाइज मैनर में ना, तो कोई भी डुप्लीकेसी होगी, रेडंडेंसी होगी, वो पता चल जाएगा, तो इमीडिएटली उसको रिमूव भी किया जा सकता है। For the minimal cost of storage, records should be stored efficiently। स्टोरेज के मिनिमल कॉस्ट के लिए रिकॉर्ड्स को एफिशिएंटली, देखिए रिकॉर्ड को अच्छे से स्टोर करेंगे तो कॉस्ट भी स्टोरेज की कम लगेगी, क्योंकि स्पेस यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर होगा। नाउ टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि कितने टाइप्स की फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन कंटेन्स वेरियस मेथड्स, बहुत टाइप से फाइल ऑर्गेनाइजेशन हम कर सकते हैं। दीज पर्टिकुलर मेथड्स हैव प्रॉस एंड कॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस और सिलेक्शन। तो डेफिनेटली हर एक के कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। प्रॉस एंड कॉन्स मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ऑन द किसी में एक्सेस फास्ट होगा, किसी में सेलेक्ट करना फास्ट होगा, किसी में कोई चीज इजी होगी, किसी में वही चीज डिफिकल्ट हो सकती है। तो सबकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। इन द फाइल ऑर्गेनाइजेशन द प्रोग्रामर डिसाइड्स द बेस्ट suited फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। यूजर पे डिपेंड करता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट मेथड को सिलेक्ट कर सकता है। तो टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इतने टाइप्स के हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे 6 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। सिक्वेंशियल एफओ, एफओ मीन्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सो सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फिर हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, देन है ISAM, और उसके बाद है बी प्लस ट्री फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सो वन बाय वन हम देखेंगे सबको। ये देखिए फिर से इनको मेंशन कर दिया गया। सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, बी प्लस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड। जो ये ISAM है, दिस इज इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड। फिर क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे मेथड्स हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए जनरल फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सो सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डेफिनेटली नाम से ही लग रहा है कि एक सॉर्टेड ऑर्डर या किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में चीजें स्टोर्ड है, उसको सिक्वेंशियली एक्सेस किया जा रहा है। तो यही होता है सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। दिस मेथड इज द इजीएस्ट मेथड फॉर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस मेथड फाइल्स आर स्टोर्ड सिक्वेंशियली। इसमें फाइल्स सिक्वेंशियली स्टोर्ड रहती है। और ये जो मेथड है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 ways। ये 2 तरीके से ये मेथड इम्प्लीमेंट किया जाता है। फर्स्ट है पाइल फाइल मेथड एंड नेक्स्ट है सॉर्टेड फाइल मेथड। ठीक है, फर्स्ट है पाइल फाइल मेथड एंड सेकंड इज सॉर्टेड फाइल मेथड। तो फर्स्ट देखते हैं पाइल फाइल मेथड। इसमें क्या होता है? इट इज अ क्वाइट सिंपल मेथड। इन दिस मेथड वी स्टोर द रिकॉर्ड इन अ सीक्वेंस। हम रिकॉर्ड को एक सीक्वेंस में स्टोर कर देते हैं, दैट इज वन आफ्टर अनदर। हियर द रिकॉर्ड विल बी इंसर्टेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर इंसर्टेड इनटू टेबल्स। इसमें रिकॉर्ड उसी सीक्वेंस में इंसर्ट कर दिए जाते हैं जिस सीक्वेंस में वो टेबल में स्टोर्ड है। वही सीक्वेंस डिस्क में भी फॉलो कर दी जाती है जब एक्चुअली उसको स्टोर किया जा रहा होता है। नाउ in case of updating or deleting of any record, the record will be searched in the memory blocks। तो अपडेट और डिलीट करने के लिए उसको सर्च किया जाएगा मेमोरी ब्लॉक पे, और जैसे ही वो रिकॉर्ड मिल जाएगा, when it is found, then it will be marked for deleting and the new record is inserted। उसको डिलीट कर दिया जाएगा, और यदि उसकी जगह कोई और न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। जैसे ये रिकॉर्ड्स है इस तरीके से। तो ये स्टार्टिंग ऑफ द फाइल है, सबसे पहले जैसे रिकॉर्ड 1 है और रिकॉर्ड 8 लास्ट में, तो ये एंड ऑफ द फाइल हो गया। सो ये है पाइल फाइल मेथड। सेम सीक्वेंस में वो मेमोरी में भी स्टोर्ड रहेगा जिस सीक्वेंस में वो टेबल में स्टोर्ड है। तो ये है पाइल फाइल मेथड। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है
इंसर्शन ऑफ द न्यू रिकॉर्ड, कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना, तो उसको कैसे इस मेथड में हम इंसर्ट करेंगे। सपोज वी हैव 4 रिकॉर्ड्स, यदि हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं, R1 R3 एंड सो ऑन अप टू R9 एंड R8 इन अ सीक्वेंस, ये सपोज ये सीक्वेंस फॉलोड है। सो हेंस रिकॉर्ड्स आर नथिंग बट अ रो इन द टेबल। रिकॉर्ड्स किसको कहा गया, जो टेबल में रोज बनी रहती है। मतलब ये देखिए, ये जैसे टेबल है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिकॉर्ड किसको कहते हैं। तो सपोज ये टेबल है, ठीक है, तो ये हो गया आपका रिकॉर्ड्स। ये जो कंप्लीट यहाँ पे जो ये डाटा होगा ना, यहाँ ऊपर तो कॉलम्स है, सपोज कॉलम्स का नाम हम दे देते हैं 1 2 3, ये तो कॉलम्स के नेम हो गए। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल जो वैल्यूज है, तो जैसे ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरीके से ये जो हॉरिजॉन्टल पूरा डाटा जो होगा, इसी को रिकॉर्ड कहते हैं। सपोज वी वांट टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, एक इस कंप्लीट को, जैसे इस कंप्लीट को हम क्या कह देंगे, R1 एक रिकॉर्ड कहलाएगा। तो ये कोई एक वैल्यू नहीं, रिकॉर्ड मतलब कंप्लीट, ये पूरी रो को कहा गया। ये R2, इसको टपल भी कहते हैं। तो इस तरीके से सपोज R9 R8 इस सीक्वेंस में है, हम एक रिकॉर्ड 2 इंसर्ट करना चाह रहे हैं, न्यू रिकॉर्ड। तो सबसे पहले तो हम उसको एंड ऑफ द फाइल में करेंगे। अब इसके बाद हम इसको देख लेंगे कि इसकी जगह कहाँ बनती है R2 की। तो इस तरीके से इसको, इस रिकॉर्ड को हम इंसर्ट कर सकते हैं। बेसिकली तो लास्ट, टेबल के लास्ट में ही किसी नए रिकॉर्ड को हम इंसर्ट करते हैं। सो देखो, कोई भी नया रिकॉर्ड करना है तो एंड ऑफ द फाइल ही वो इंसर्ट होगा। हियर रिकॉर्ड्स आर नथिंग बट अ रो इन अ टेबल, रो को ही रिकॉर्ड कहते हैं। अब सॉर्टेड फाइल मेथड देखते हैं। इन दिस मेथड द न्यू रिकॉर्ड इज ऑलवेज इंसर्टेड एट द फाइल्स एंड, ये सबसे पहले तो फाइल के एंड में इंसर्ट होगा, एंड देन इट विल सॉर्ट दिस सीक्वेंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन उसके बाद पूरी सीक्वेंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया जाता है, और वो अपनी जो सुटेबल लोकेशन होगी वो उधर चला जाता है वो रिकॉर्ड। सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इज बेस्ड ऑन एनी प्राइमरी की और एनी अदर की, जो सॉर्टिंग की जाती है रिकॉर्ड्स की, वो या तो प्राइमरी की के बेस पे की जाती है, या फिर किसी और भी कॉलम के, किसी और की के बेस पे भी ये कर दी जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट। इन द केस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एनी रिकॉर्ड, it will update the record and then sort the file, and lastly the updated record is placed in the right place। यदि अपडेट करना है तो क्या, सबसे पहले उस रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया जाएगा, फिर फाइल को सॉर्ट किया जाएगा, क्योंकि वैल्यू चेंज हुई है ना कहीं, तो सॉर्टिंग फिर से कर दी जाएगी, और अपडेटेड रिकॉर्ड अपनी राइट प्लेस पे चला जाएगा। फाइनली भी वो एक सॉर्टेड में ही रहेंगे सारे रिकॉर्ड्स। तो जैसे ये स्टार्टिंग ऑफ द फाइल है और ये एंड ऑफ द फाइल है, ये रिकॉर्ड्स हो गए। अब यहाँ पे सपोज कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, सपोज R2 रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना है। सपोज देयर इज अ प्री एग्जिस्टिंग सॉर्टेड सीक्वेंस ऑफ 4 रिकॉर्ड, सपोज ये पहले से ही सॉर्टेड है, किसी कोई एक प्राइमरी की या किसी कॉलम के बेस पे हमने सॉर्टिंग की, तो सबसे पहले R1 आया, फिर R3, एंड देन बीच में कुछ है, देन R6 R7। तो ये रिकॉर्ड्स इस सीक्वेंस में अरेंज हो गए। सपोज एक नया रिकॉर्ड आया है, R2 हैज टू बी इंसर्टेड इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में R2 को इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले इट विल बी इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द फाइल, एंड देन इट विल सॉर्ट द सीक्वेंस, और फिर ये अपने राइट प्लेस पे सॉर्टिंग की टेक्निक से वो चला जाएगा। सो देखो, ये है स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, एंड दिस इज एंड ऑफ द फाइल। और R2 नया रिकॉर्ड पहले तो हमने एंड पे इंसर्ट कर दिया, फिर इसको देखेंगे कि R2 R7 से छोटा है, तो R2 को पहले लिख देंगे, R7 को बाद में। लेकिन फिर और प्रीवियस जाते जाएंगे, देखेंगे R6 भी R2 से छोटा है, फिर ये ऐसी अपनी लोकेशन पे चला जाएगा कि जैसे R3 तक पहुंच गया, तो R2 को कंपेयर किया जाएगा दोनों में, तो R2 अभी भी R3 से छोटा है, तो R2 को यहाँ प्लेस कर देंगे। फिर R2 को R1 से कंपेयर किया जाएगा, तब देखेंगे कि हाँ R2 R1 से तो बड़ा है, तो ये R1 और R3 के बीच में आ जाएगा, और ये पूरी सीक्वेंस अभी भी सॉर्टेड है। ये जैसे स्टार्टिंग ऑफ द फाइल होगी, एंड दिस इज एंड ऑफ द फाइल, तो ये सॉर्टेड है पूरा। तो ऐसे इंसर्ट होगा न्यू रिकॉर्ड इन सॉर्टेड फाइल मेथड।
अब फाइल मेथड सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पढ़ा उसके प्रॉज एंड कॉन्स देख लेते हैं। प्रॉज मतलब फायदे, कॉन्स मीन्स नुकसान। सो प्रॉज देखते हैं। इट कंटेन्स अ फास्ट एंड एफिशिएंट मेथड फॉर द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। यदि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो ये एक फास्ट और एफिशिएंट मेथड है। देन next point is in this method files can be easily stored in cheaper storage mechanism like magnetic tapes। यहाँ पे फाइल्स को चीपर स्टोरेज मैकेनिज्म में सेव किया जा सकता है जैसे मैग्नेटिक टेप्स में। देन इट इज सिंपल इन डिजाइन। इसको डिजाइन करना ये बहुत सिंपल होता है डिजाइन में। इट रिक्वायर्स नो मच एफर्ट टू स्टोर द डाटा। इसमें कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है। नाउ this method is used when most of the records have to be accessed, like grade calculation of a student, generating the salary slip, etc. तो ये मेथड यूज होता है when most of the records have to be accessed। जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना होता है, जैसे एक सीक्वेंस में एक्सेस करना होता है। सपोज जैसे ग्रेड कैलकुलेशन किसी स्टूडेंट का, सैलरी स्लिप जनरेट करनी है बहुत सारी रिकॉर्ड्स की। नाउ दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रिपोर्ट जनरेशन और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस। इस मेथड को रिपोर्ट जनरेशन और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए भी यूज किया जाता है। देन कॉन्स ऑफ सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। इट विल वेस्ट टाइम एज वी कैनॉट jump on a particular record that is required, but we have to move sequentially which takes our time। टाइम वेस्ट तो होता ही है हर वक्त। जब भी किसी रिकॉर्ड तक जाएंगे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स को सीक्वेंस में हमें उसको एक्सेस करना पड़ेगा या मूव करना पड़ेगा। देखना तो पड़ेगा कम से कम कि ये रिकॉर्ड काम का है या नहीं, या यही वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है जहां तक जाना है। तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। Sorted file method takes more time and space for sorting the records। तो sorted file method जो होता है वो काफी टाइम और स्पेस लेता है रिकॉर्ड्स की सॉर्टिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट है, सो फाइल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में ही हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर चुके। देन सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत सिंपल है और बहुत बेसिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इट वर्क्स विद डेटा ब्लॉक्स। डेटा ब्लॉक्स के साथ वर्क करता है ये भी मेथड। इन हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन दी रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड एट द फाइल्स एंड। तो इसको भी इंसर्ट के टाइम फाइल के एंड में ही इंसर्ट किया जाता है रिकॉर्ड को। When the records are inserted, it doesn't require the sorting and ordering of records। इसमें कोई sorting और ordering की जरूरत नहीं पड़ती। When the data block is full, the new record is stored in some other block। यदि data block full है जहाँ पे वो सेव होना चाहिए रिकॉर्ड, तो जो नया रिकॉर्ड है वो किसी और ब्लॉक में सेव कर दिया जाता है। दिस न्यू डेटा ब्लॉक नीड नॉट टू बी वेरी नेक्स्ट डेटा ब्लॉक। जरूरी नहीं है कि उस बिल्कुल नेक्स्ट वाला डेटा ब्लॉक हो। कोई भी डेटा ब्लॉक सिलेक्ट किया जा सकता है इसमें। बट इट कैन सेलेक्ट एनी डेटा ब्लॉक इन द मेमोरी टू स्टोर न्यू रिकॉर्ड्स। द हीप फाइल इज ऑल्सो नोन एज एन अनऑर्डर्ड फाइल। हीप फाइल मतलब इसको अनऑर्डर्ड फाइल भी कहते हैं क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं, कोई सॉर्टिंग नहीं है। नाउ इन द फाइल एवरी रिकॉर्ड हैज अ यूनिक आईडी। हर रिकॉर्ड का अपना यूनिक आईडी होता है फाइल में। एंड एवरी पेज इन अ फाइल इज ऑफ द सेम साइज। एक फाइल में हर पेज सेम साइज का होता है। इट इज द डीबीएमएस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टोर एंड मैनेज द न्यू रिकॉर्ड्स। तो डीबीएमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नए रिकॉर्ड्स को कैसे स्टोर करेगा और मैनेज करेगा। सो जैसे ये डाटा रिकॉर्ड्स है एंड दिस इज डाटा ब्लॉक्स इन मेमोरी। तो सपोज हमने लॉजिकली इनको डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में मेमोरी को डिवाइड कर दिया। तो सपोज इसको मान के चलते डाटा ब्लॉक 1 है, ये डाटा ब्लॉक 2 है और ये डाटा ब्लॉक 3 है। ठीक है, तो रैंडमली रिकॉर्ड 1 को कहाँ सेव कर दिया, 637 वाले ब्लॉक में। R3 को इस वाली लोकेशन पे 273। और इट बिलोंग किसको करते हैं, दोनों डाटा ब्लॉक 2 को। फिर R6 को 963 पे। रैंडमली जो भी ब्लॉक मिला
R4 को 474 में, R5 को 736 में। ठीक है, तो किसी को भी किसी भी ब्लॉक में हमने किसी को भी कोई भी ब्लॉक एलोकेट कर दिया। ठीक है, तो रैंडम एलोकेशन है, कोई ऑर्डरिंग तो है नहीं, तो इसीलिए इसको कहते हैं हीप ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। इंसर्शन ऑफ अ न्यू रिकॉर्ड। सपोज वी हैव 5 रिकॉर्ड, सपोज 5 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हैं हमारे पास, R1, R3, R6, R4 एंड R5 इन अ हीप। एंड सपोज वी वांट टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, एक न्यू रिकॉर्ड R2 हम हीप में इंसर्ट करना चाहते तो कैसे करेंगे? इफ द डाटा ब्लॉक 3 इज फुल, then it will be inserted in any of the database selected by the DBMS. Let's say data block 1। जैसे ये वाली लोकेशन हम देख रहे 538 एम्प्टी है, डाटा ब्लॉक 3 तो एम्प्टी है नहीं, क्योंकि हो सकता है R5 इनके नजदीक सपोज कोई भी डाटा ब्लॉक हो, डाटा ब्लॉक 3 फ्री नहीं है, 2 फ्री नहीं है, लेकिन डाटा ब्लॉक 1 में है स्पेस, तो हो सकता है उस रिकॉर्ड को ये वाली लोकेशन एलोकेट हो जाए 538। तो वही देखिए, वही बताया गया इधर, डाटा रिकॉर्ड्स है, डाटा ब्लॉक्स इन मेमोरी, तो ये R1, R3, R6 ये सब तो पहले से ही एलोकेटेड थे। ये 538 एम्प्टी था डाटा ब्लॉक 1 में, तो R2 ये जो नया रिकॉर्ड है, तो इसको हम कहाँ पे, कौन से मेमोरी ब्लॉक पे इसको स्टोर करेंगे? एट 538। और ये किसको बिलोंग करता है? डाटा ब्लॉक 1 वाले मेमोरी ब्लॉक को। नाउ if you want to search, update or delete the data in heap file organization, then we need to traverse the data from starting of the file till we get the requested record। कोई record traverse करना है ताकि इसको सर्च करें, उसको अपडेट कर सके या डिलीट कर सके, तो हमें बिल्कुल स्टार्ट फाइल की स्टार्टिंग से ही उसको डाटा को ट्रावर्स करना पड़ेगा। ट्रावर्स मतलब देखते जाना डाटा को, और जैसे ही पर्टिकुलर रिकॉर्ड मिल जाए उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देना, चाहे अपडेट का, चाहे डिलीट का, या सिर्फ सपोज सर्च ही करना था। इफ द डेटाबेस इज वेरी लार्ज, देन सर्चिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग ऑफ रिकॉर्ड विल बी टाइम कंज्यूमिंग। यदि डेटाबेस बहुत बड़ा है तो सर्चिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग ऑफ द रिकॉर्ड ये जो है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बिकॉज देर इज नो सॉर्टिंग और ऑर्डरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। कोई सॉर्टिंग ऑर्डरिंग नहीं है, हर चीज शुरुआत से फाइल को बिल्कुल शुरू से देखा जाएगा, जहाँ रिकॉर्ड मिल गया उस पे फिर जो भी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना वो किया जाएगा। Now in the heap file organization we need to check all the data until we get the requested record। जब तक हमें requested record नहीं मिलेगा हमें पूरे। अब हम देखते हैं pros and cons of heap file organization। तो pros क्या है? It is a very good method of file organization for bulk insertion। bulk insertion के लिए एक मेथड बहुत अच्छा है, जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स को हमको फटाफट से मतलब मेमोरी एलोकेट करनी, भले रैंडमली चीजें एलोकेट हो रही बट एक साथ बहुत सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर कर दिया जाता है। If there is a large number of data which needs to be loaded into the database at a time, then this method is best suited। यदि large number of data है और उस डेटा को लोड करना है डेटाबेस में एट अ टाइम, तो ये मेथड बेस्ट है। In case of a small database, fetching and retrieving of records is faster than the sequential records। और small database में भी sequential record के comparison में यहाँ पे डेटा को fetch करना या retrieve करना आसान रहता है। कॉन्स मतलब नुकसान क्या है हिप फाइल ऑर्गेनाइजेशन के? दिस मेथड इज इनएफिशिएंट फॉर द लार्ज डेटाबेस बिकॉज इट टेक्स टाइम टू सर्च एंड मॉडिफाई द रिकॉर्ड। ये इनएफिशिएंट है लार्ज डेटाबेस के लिए क्योंकि काफी टाइम लग जाता है सर्च करने में या मॉडिफाई करने में, मतलब रिकॉर्ड को ढूंढने में ही बहुत वक्त लग जाता है। तो हमने फाइल ऑर्गेनाइजेशन में ये टॉपिक्स कवर कर ली, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक। तो इसमें वही है, हैश फंक्शन का यूज किया जाता है हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। सो लेट्स टॉक अबाउट हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन। Hash file organization uses the combination of hash function on some fields of the records। यहाँ हम हैश फंक्शन का यूज किसी पे भी कर सकते हैं, किसी भी कॉलम पे, और उनकी वैल्यूज से हैश फंक्शन को अप्लाई करके फिर जो भी हैश वैल्यू मिलेगी उसके बेस पे हम एक
रिकॉर्ड्स हम एक वो मेंटेन कर लेते हैं इंडेक्स टाइप, मतलब वो कंप्लीट टेबल, हैश टेबल। द हैश फंक्शंस आउटपुट डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ डिस्क ब्लॉक वेयर द रिकॉर्ड्स आर टू बी प्लेस्ड। वो जो हैश फंक्शन हम उस कॉलम की वैल्यू पे अप्लाई करते हैं ना, तो जो भी आउटपुट मिलेगा वही उसी आउटपुट को हम डिस्क की लोकेशन मान लेते हैं कि उसी लोकेशन पे फिर उस रिकॉर्ड को प्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो है एड्रेस मतलब मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जनरेट करने के लिए हम हैश फंक्शन का यूज करते हैं। सो सपोज ये डेटा रिकॉर्ड्स है R1 R3 R6 R4 R5, सपोज इस तरीके से इतने रिकॉर्ड्स है और ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा ब्लॉक्स इन मेमोरी है। तो हैश फंक्शन सपोज कोई रैंडमली हमने हैश फंक्शन यूज किया और उसकी वैल्यू क्या निकली, R1 को ये एलोकेट हुआ, R3 को एलोकेट हुआ ये वाला लोकेशन, फिर R6 को ये लोकेशन, मेमोरी में लोकेशन सही है, उनके एड्रेस हैं। R4 को ये डेटा ब्लॉक एंड R5 को दिस वन। ठीक है, सो when a record has to be received using the hash key columns, then the address is generated and the whole record is retrieved using that address. हम हैश फंक्शन का यूज करके हैश वो एड्रेस जनरेट करेंगे जो मेमोरी लोकेशन का है, और बस उस एड्रेस से उस रिकॉर्ड को देख लेंगे फिर। इन द सेम वे व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड हैज टू बी इंसर्टेड, देन द एड्रेस इज जनरेटेड यूजिंग द हैश की एंड रिकॉर्ड इज डायरेक्टली इंसर्टेड। इसमें क्या होता है, जब न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना होता है तो एड्रेस को जनरेट करते हैं हम हैश की मदद से, और रिकॉर्ड को डायरेक्टली फिर उसी एड्रेस पे इंसर्ट कर दिया जाता है। द सेम प्रोसेस इज अप्लाइड इन द केस ऑफ डिलीट एंड अपडेट। तो हर एक चीज के लिए यहाँ पे हैश फंक्शन का ही यूज करेंगे एड्रेस जनरेट करने के लिए। इन दिस मेथड देर इज नो एफर्ट फॉर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग द एंटायर फाइल। पूरी फाइल को सॉर्ट या सर्च करने का एफर्ट नहीं किया जा रहा है इस मेथड में। In this method, each record will be stored randomly in the memory. यहाँ पे हर रिकॉर्ड को बिल्कुल रैंडमली स्टोर कर दिया गया है किसी मेमोरी में। कोई ऐसी सीक्वेंस या सॉर्टिंग ऑर्डर उसका कुछ भी फॉलो नहीं किया गया है यहाँ पे। सो देखो, जैसे ये डेटा रिकॉर्ड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। R1 को रैंडमली कौन सा लोकेशन एलोकेट हो गया, सपोज हैश फंक्शन से यही वैल्यू जनरेट हुई तो यही एड्रेस एलोकेट हो गया। R3 पे हैश फंक्शन अप्लाई किया तो उसका एड्रेस ये वाला जनरेट हो गया, ये वैल्यू। R6 पे हैश फंक्शन अप्लाई किया तो ये वैल्यू निकली, और यही वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। सो R4 को जैसे ये एलोकेट हो गया, तो रैंडमली एलोकेट हो रहे ब्लॉक्स मेमोरी में। R5 को ये एलोकेट हो गया, फिर R2 कोई नया रिकॉर्ड है तो फिर उसको उसको भी रैंडमली यहाँ पे सपोज हैश वैल्यू इतनी आई, हैश फंक्शन यूज करके ये वैल्यू इतनी आई तो ये वाला एड्रेस इसको मिल गया। सो फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा, फाइल ऑर्गेनाइजेशन देख लिया हमने, सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं बी प्लस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। बी प्लस फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसमें डेफिनेटली बी प्लस ट्रीज का यूज हो रहा है। B plus tree file organization is the advanced method of an index sequential access method। जो index sequential access method है उसका advanced method है B plus tree file organization। ये definitely नाम से ही लग रहा है, ये B plus हमेशा जो है B plus tree पे ही based है ये file organization। So B plus क्या follow करता है, it uses a tree like स्ट्रक्चर टू स्टोर द रिकॉर्ड्स इन फाइल। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर का यूज करता है रिकॉर्ड्स को फाइल में स्टोर करने के लिए। इट यूजेस द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ की इंडेक्स वेयर द प्राइमरी की इज यूज टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स। जैसे प्राइमरी की का यूज किया जाता है रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करने के लिए, तो ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है, की और इंडेक्स की कॉन्सेप्ट पे। For each primary key, the value of the index is generated and mapped with the record। हर प्राइमरी के लिए इंडेक्स की कोई वैल्यू जनरेट कर दी जाती है और उसको फिर रिकॉर्ड से मैप कर दिया जाता है। द बी प्लस ट्री इज सिमिलर टू अ बी एस टी, बाइनरी सर्च ट्री। बी प्लस ट्री और बाइनरी सर्च ट्री लगभग सेम है, बट इट कैन हैव, बस बाइनरी सर्च ट्री में मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते किसी भी नोड के, बट बी प्लस ट्री में मोर देन 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, but it can have more than 2 children. In this method, all the records are stored only at the leaf node।
इस मेथड में सारे रिकॉर्ड्स कहाँ स्टोर होते हैं? लीफ नोड में। नाउ इंटरमीडिएट नोड्स एक्ट एज अ पॉइंटर टू द लीफ नोड्स। इंटरमीडिएट नोड्स का काम सिर्फ इतना है कि वो पॉइंटर का काम कर रहा होता है, पॉइंटर टू द लीफ नोड्स। दे डू नॉट कंटेन एनी रिकॉर्ड्स। जो जो इंटरनल नोड्स होते हैं वो कोई रिकॉर्ड्स कंटेन नहीं करते, सिर्फ लीफ नोड्स में एक्चुअल वैल्यूज मेंशन रहती है। ये देखो, ये लीफ नोड्स है, ये लास्ट वाले सारे है ना, और ये सिर्फ पॉइंट कर रहा है। ये इंटरमीडिएट नोड्स में एक्चुअल डाटा नहीं रहता, जस्ट पॉइंट किया गया है फॉर नेक्स्ट ब्रांच, तो इसको नोड कहते हैं। ये ये इंटरमीडिएट नोड्स हो गए, कौन सा? ये वाला एंड ये वाला। और ये लीफ नोड्स हो गए। लीफ नोड कितने? जो बिल्कुल एंड में है, 1 2 3। फिर इनमें वैल्यूज है अलग अलग। देखो, तो हीप में क्या होगा? इसमें हीप में नहीं, बी प्लस ट्री में 25 है, तो इससे कम वाले सारे इस तरफ आएंगे, इससे ज्यादा वाले इस तरफ। तो 15 किससे कम है? 30 से। 15 25 से कम है ना, तो ये लेफ्ट की तरफ आ गया। और 30 25 से ज्यादा है, तो ये राइट ट्री होगी, राइट ब्रांच। और ये 15 फिर यहाँ 12 15 से कम है, 15 से ज्यादा क्या है? 20। लेकिन ये 20 25 से कम है, तो ये राइट चिल्ड्रन बना रहेगा इसका। फिर 30 का लेफ्ट चिल्ड्रन, सपोज ये फिर 29। तो ये लीफ नोड्स हो गए। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अबव बी प्लस ट्री शोज दैट, ये क्या दिखाता है कि देर इज वन रूट नोड ऑफ द ट्री जो 25 है, रूट नोड एक ही रहेगा। ये देखिए 25, मतलब वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बट रूट नोड एक ही रहता है। देखिए ये जो ट्री स्ट्रक्चर है, ये जैसे आप ट्री को उल्टा कर दीजिए, इधर रूट सबसे ऊपर होगा, ब्रांचिंग बाद में होगी। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट, देयर इज एन इंटरमीडियरी लेयर विद नोड्स। इंटरमीडियरी मतलब इनर नोड्स भी होंगे। कुछ तो लीफ नोड्स तो बाहर वाले हो गए, एक रूट नोड, तो बीच में सारे नोड्स क्या कहलाएंगे? बीच के सारे नोड्स इंटरमीडियरी लेयर्स विद नोड्स। डेफिनेटली इंटरमीडियरी लेयर्स में भी नोड्स है। दे डू नॉट स्टोर द एक्चुअल रिकॉर्ड। ये इंटरमीडियरी लेयर्स एक्चुअल रिकॉर्ड को नहीं स्टोर कर रहे होते। एक्चुअल रिकॉर्ड लीफ में ही, लीफ नोड्स में सेव्ड है, लास्ट वाले नोड्स में। दे हैव ओनली पॉइंटर्स टू द लीफ नोड। ये बस पॉइंटर को होल्ड कर रहे होते हैं, जो सिर्फ लीफ नोड को पॉइंट कर रहा होता है। द नोड्स टू द लेफ्ट ऑफ द रूट नोड कंटेन द प्रायर वैल्यू ऑफ द रूट। तो नोड के लेफ्ट साइड में जो जितनी भी वैल्यूज रहेंगी, वो रूट के लेफ्ट साइड या किसी भी नोड के लेफ्ट साइड में वो वैल्यू उससे स्मॉलर होंगी, और राइट साइड वाले ब्रांच पे सारी वैल्यूज ग्रेटर होंगी। एंड नोड्स टू द राइट कंटेन नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द रूट, दैट इज नेक्स्ट मतलब उसके आगे की वैल्यूज। तो लेफ्ट ब्रांच में सपोज 25 है, तो लेफ्ट ब्रांच में 15 जो कि 25 से कम है, और राइट ब्रांच में 30 जो कि 25 से ज्यादा है। ये भी देखिए, ठीक है, ये लेफ्ट ब्रांच हो गया। लेफ्ट ब्रांच में वैल्यू 15 है जो कि 25 से कम है, राइट ब्रांच में 30 है जो कि 25 से कम है। नाउ there is only one leaf node which has only values 10 12 17। ये देखिए 10 12 15, 15 इधर मिसिंग हो गया, 17 20 24, फिर 27 29 एंड देन 30। और ये वैल्यूज तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, इसीलिए इन पे ध्यान नहीं है, 15 पे और 30 पे। तो बेसिक वैल्यूज क्या रही? 27 29 17 20 24 10 12 और 15 और 30 तो है ही है। अब सर्चिंग फॉर एनी रिकॉर्ड इज इजियर एज ऑल द लीफ नोड्स आर बैलेंस्ड। सर्चिंग इजी रहती है यहाँ पे क्योंकि सारे लीफ नोड्स बैलेंस्ड रहते हैं। इन दिस मेथड सर्चिंग एनी रिकॉर्ड कैन बी ट्रैवर्स थ्रू द सिंगल पाथ एंड एक्सेस्ड इजीली। यहाँ सर्चिंग के लिए एक सिंगल पाथ को ट्रैवर्स करना जरूरी है, और फिर रिकॉर्ड को एक्सेस करना आसान रहेगा। तो ये बी प्लस ट्री का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब बी प्लस ट्री के फायदे और नुकसान देख लेते हैं। प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ बी प्लस ट्री।
So pros of B plus tree file organization, पहला देखते हैं. In this method, searching becomes very easy as all the records are stored only in the leaf nodes and sorted the sequential linked list. देखिए इसमें क्या होता है, सारे ही records लीफ नोड में है, तो वो इसमें एक तरीके से सॉर्टिंग अपने आप हो जा रही है और फिर वो आपस में लीफ नोड्स भी कनेक्टेड रहते हैं लिंक लिस्ट के फॉर्म में, इसलिए सिक्वेंशियल लिंक लिस्ट की तरह वो कनेक्टेड भी रहते हैं, तो ट्रैवर्स करना आसान रहता है नोड्स को. ट्रैवर्सिंग थ्रू द ट्री स्ट्रक्चर इज इजियर एंड फास्टर. ट्री स्ट्रक्चर से वो करना, ट्रैवर्स करना, मतलब रिकॉर्ड को देखते जाना, जो भी डिजायर्ड रिकॉर्ड हो फिर उसको यूज करना, तो ये सब काफी इजी और फास्ट रहता है. द साइज ऑफ द बी प्लस ट्री हैज नो रेस्ट्रिक्शंस. बी प्लस ट्री कितनी भी ग्रो हो सकती है, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. सो द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज एंड द बी प्लस ट्री स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो ग्रो और श्रिंक. तो बी प्लस ट्री, यदि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इंक्रीज हो रहे तो बी प्लस ट्री ग्रो कर जाएगी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स घट रहे हैं तो वो फिर जो है श्रिंक हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी. ब्रांचिंग जैसे ट्री में होता है, ब्रांचेस निकलते जाते, ट्री बढ़ती जाती, वैसे बी प्लस ट्री में भी कोई लिमिट नहीं है. Now it is a balanced tree structure and any insert, update, delete does not affect the performance of tree. ये एक बैलेंस ट्री स्ट्रक्चर है और कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो ये परफॉर्मेंस ऑफ ट्री को नहीं अफेक्ट करते. ना कॉन्स ऑफ बी प्लस ट्री, मतलब बी प्लस ट्री फाइल ऑर्गेनाइजेशन के नुकसान क्या है. दिस मेथड इज इनएफिशिएंट फॉर द स्टैटिक मेथड. स्टैटिक मेथड के लिए ये मेथड जो है इनएफिशिएंट है. सो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा फाइल ऑर्गेनाइजेशन में फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड बी प्लस फाइल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ दो टॉपिक्स रहते हैं, डीबीएमएस, आईएसएम एंड क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन. सो अब देखते हैं हम डीबीएमएस, आईएस. अब हम डिस्कस करेंगे आईएसएएम. आईएसएएम का मतलब होता है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड. सो ये मेथड क्या होता है, आईएसएएम मेथड इज एन एडवांस्ड सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन. जो हमने सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन देखा था उसी का कह सकते हैं कि एडवांस मेथड है ये. इन दिस मेथड रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द फाइल यूजिंग द प्राइमरी की. इसमें रिकॉर्ड्स फाइल में भी वैसे ही स्टोर किए जाते हैं जैसे कि प्राइमरी की वाले कॉलम में जिस तरीके से उसको लेके रिकॉर्ड्स को स्टोर किया गया है. सो एन इंडेक्स वैल्यू इज जनरेटेड फॉर ईच प्राइमरी की एंड मैप विद द रिकॉर्ड. एक इंडेक्स वैल्यू जनरेट की जाती है बेस्ड ऑन प्राइमरी की और फिर उस रिकॉर्ड को उस बेसिस पर, उस इंडेक्स के बेसिस पर मैप किया जा रहा है. नाउ दिस इंडेक्स कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द रिकॉर्ड इन द फाइल. यही इंडेक्स क्या होल्ड कर रहा होता है, उस रिकॉर्ड का एड्रेस की फाइल में एक्चुअली वो उसका एड्रेस क्या है और वो किस मेमोरी लोकेशन को एलोकेटेड है वो रिकॉर्ड. सो ये सपोज डाटा रिकॉर्ड से डाटा ब्लॉक्स इन मेमोरी है. सपोज रिकॉर्ड 1 का जो एड्रेस जनरेट हुआ वो ये है, ठीक है, ये तो कंप्लीट इंडेक्स हो गया. R2 के लिए ये इंडेक्स है, R5 के लिए ये है इंडेक्स, मतलब यही एड्रेस है जो जहाँ पे रिकॉर्ड एक्चुअली स्टोर्ड है, मेमोरी लोकेशन है ये, उसका एड्रेस है. तो फिर हम मेन मेमोरी में देखेंगे कि ये एड्रेस कहाँ पर है. तो ये रहा AA6DK, तो यहाँ पे रिकॉर्ड 1 आ जाएगा. रिकॉर्ड 2 का एड्रेस यहाँ पे है तो देखिए ये रहा. देन रिकॉर्ड 5 के लिए ये इधर है SC7VD, फिर ये R7 के लिए इधर है, R8 के लिए ये एड्रेस एक्चुअल में इधर है, एड्रेस मेंशन्ड है, फिर ये यहाँ पे है फॉर R9. नाउ if any record has to be retrieved based on its index value, यदि इंडेक्स पता है हमें और किसी रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है तो क्योंकि इंडेक्स में ही उसका एड्रेस भी मेंशन है, सो उस डेटा ब्लॉक का एड्रेस हमको मिल जाएगा. देन द एड्रेस ऑफ द डेटा ब्लॉक इज फेच्ड एंड द रिकॉर्ड इज रिट्रीव्ड फ्रॉम द मेमोरी. अब प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ आईएसएएम देखते. प्रॉस कॉन्स का मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईएसएएम. तो आईएसएएम के क्या फायदे हैं वो देखते हैं.
In this method, each record has the address of its data block. Each record का address mentioned है through indexing. Now searching a record in a huge database is quick and easy. बहुत बड़ा database है तो किसी record को search करना आसान होता है क्योंकि हमको directly उस record का address पता है कि वो memory location में कहाँ saved है through index. Now this method supports range retrieval and partial retrieval of records. ये मेथड क्या सपोर्ट करता है? रेंज रिट्रीवल एंड कोई रेंज ऑफ रिकॉर्ड्स हमें निकालनी है या इवन पार्शियल कुछ रिकॉर्ड्स निकालने तो वो भी रिट्रीवल सपोर्ट करता है ये मेथड. Since the index is based on the primary key values, we can retrieve the data for the given range of value. Index किस पे based है? Primary key values पे. So हम given range of values के लिए data retrieve कर सकते हैं. In the same way, the partial value can also be easily searched. इधर partial value को भी search करना आसान रहता है. That is the student name starting with JA can be easily searched. ये भी easily जो है हम search कर सकते हैं partial retrieval of records. Now cons of ISAM क्या है? This method requires extra space in the disk to store the index value. Definitely index maintain किया जा रहा है तो उसके लिए extra space चाहिए disk पे. When the new records are inserted, then these files have to be reconstructed to maintain the sequence. कोई भी नया record insert होगा तो इन files को reconstruct किया जाता है sequence को maintain करने के लिए. नाउ नेक्स्ट है व्हेन द रिकॉर्ड इज डिलीटेड. जब रिकॉर्ड को डिलीट किया जाता है देन द स्पेस यूज्ड बाय इट नीड्स टू बी रिलीज्ड. और जो स्पेस है वो रिलीज किया जाता है. अदरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस विल स्लो डाउन. अदरवाइज डेटाबेस की परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाएगी. नाउ हमने क्या देखा फाइल ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक? नॉर्मल की फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देन सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, बी प्लस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डीबीएमएस, आईएसएएम, और अब इसका लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या होता है? when the two or more records are stored in the same file it is known as clustered. जब दो या दो से अधिक रिकॉर्ड्स एक साथ एक ही फाइल में स्टोर्ड है तो उसको क्लस्टर कहा जाता है. These files will have two or more tables in the same data block. सेम डेटा ब्लॉक में ही इस फाइल्स के दो या दो से अधिक टेबल्स होंगे एंड की एट्रीब्यूट्स व्हिच आर यूज्ड टू मैप दिस टेबल्स टुगेदर आर स्टोर्ड ओनली वंस. और जो की एट्रीब्यूट्स जो इस टेबल को हर टेबल को आपस में मैप कर रहे हैं तो ये सारी चीजें एक साथ स्टोर की जाती है एक ही डेटा ब्लॉक पे. दिस मेथड reduces the cost of searching for various records in different files. इसमें कॉस्ट ऑफ सर्चिंग रिड्यूस होती है फॉर वेरियस रिकॉर्ड्स. अलग अलग फाइल्स में डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड्स है तो कॉस्ट ऑफ सर्चिंग रिड्यूस हो जाती है इसमें. द क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ फ्रीक्वेंट नीड फॉर ज्वाइनिंग द टेबल्स विद द सेम कंडीशन. जब किन टेबल्स को ज्वाइन करना होता है किसी कंडीशन पे बेस्ड और फ्रीक्वेंट ज्वाइन करना होता है तो एक उन टेबल्स को हम एज अ क्लस्टर ले लेते हैं और उन सबको एक ही साथ ऑर्गेनाइज कर देते हैं. इसीलिए ऐसो को कहते हैं cluster file organization. So these joins will give only a few records from both tables. तो joins का यूज करके जो भी हमें records चाहिए तो वो दोनों टेबल को कंबाइन करके join ऑपरेशन के थ्रू वो हमको records मिल जाते. In the given example, we are retrieving the record for only particular departments. किसी particular department के record को retrieve करना है तो वो हम इस example में देखेंगे आगे. This method cannot be used to retrieve the record for the entire department. किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का तो मिल जाएगा बट पूरे एंटायर डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड चाहिए हमको तो वो नहीं मिलेगा इसमें. जैसे देखते हैं एग्जांपल. सपोज यहाँ डिपार्टमेंट देख सकते हैं आप, एम्प्लॉय है, देन ये अब देखिए दो टेबल्स है, इनको क्या किया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट के कॉलम्स, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम. ठीक है, फिर हम ये लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और उसका एड्रेस. डिपार्टमेंट आईडी तो क्योंकि देखो दोनों में ही सेम है
इसीलिए एक बार यहाँ लिख दिया तो दोबारा डिपार्टमेंट आईडी नहीं लिखना है। अब डिपार्टमेंट आईडी सपोज 10 है, 10 लिख दिया। मैथ, ये देखो इधर, मैथ। डिपार्टमेंट नेम क्या आ गया, मैथ। अब एम्प्लॉय आईडी, अब यहाँ डिपार्टमेंट आईडी 10 किधर है वो सर्च करेंगे, वो ये रहा 10। और इधर फिर हम इसका एम्प्लॉय आईडी कितना है, ये पूरा रिकॉर्ड हम ले लेंगे 7 ME बिहार। तो ये आ जाएगा एम्प्लॉय आईडी 7, एम्प्लॉय नेम में ME बिहार। देन फिर है 11th रिकॉर्ड, 11 डिपार्टमेंट आईडी में डिपार्टमेंट का नेम क्या है, इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो 11 इंग्लिश, फिर इसमें इसमें देखते हैं 11 किधर है, ये रहा 11। ठीक है, और इसकी बाकी डिटेल्स क्या रहेंगी, 4 अमेलिया मेरठ। तो 4 अमेलिया मेरठ एम्प्लॉय आईडी नेम और एड्रेस में। फिर आएगा 12th रिकॉर्ड, 12th में क्या है, जावा, जावा डिपार्टमेंट का नाम है इधर। तो 12 डिपार्टमेंट आईडी, जावा डिपार्टमेंट नेम हो गया। तो अब 12 यहाँ ये रहा 12। तो 12 के कॉरेस्पॉन्डिंग 8 सोनू यूपी। तो 8 सोनू यूपी ये आ गया। ठीक है, फिर है 13 के लिए फिजिक्स, ये रहा 13 के लिए फिजिक्स। देन एम्प्लॉय आईडी, अभी देखेंगे 13 का किधर है, इधर 13 ये रहा। सो 13 पे आएगा 6 जैक्सन दिल्ली, ये रहा 6 जैक्सन दिल्ली। तो ऐसे हमने सारे रिकॉर्ड्स लिख दिए। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट आईडी क्योंकि दोनों में सेम है, कंबाइन हो गई, तो इस की को कहते हैं क्लस्टर की। इसके बेसिस पे सारे दोनों टेबल्स ज्वाइन हो गए। क्लियर? So, in this method, we can directly insert, update और delete any record. इस वाले मेथड में हम डायरेक्टली इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को। डाटा इज सॉर्टेड बेस्ड ऑन द की विद विच सर्चिंग इज डन। डाटा जो है सॉर्टेड रहता है बेस्ड ऑन की जब सर्चिंग की जाती है। क्लस्टर की इज अ टाइप ऑफ की with which joining of the table is performed। क्लस्टर की वो की होती है जिसकी मदद से हम दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ जैसे डिपार्टमेंट आईडी कॉमन हो गई दोनों में, तो इसके बेसिस पे हमने दोनों टेबल्स को मिला दिया। तो यहाँ डिपार्टमेंट आईडी क्या कहलाएगी, क्लस्टर की। इसी की मदद से हमने क्लस्टर बनाया टेबल्स का, मतलब दो टेबल्स को ज्वाइन कर दिया। अब टाइप्स ऑफ क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। Types of cluster file organization में cluster file organization is of two types, index clusters है and hash clusters। index clusters क्या है, in index cluster records are grouped based on the cluster key and stored together। cluster key के basis पे records को group किया जाता है और together store कर लिया जाता है। जो जैसे हमने employee और department relationship में देखा, the above employee and department relationship is an example of an इंडेक्स क्लस्टर है। हियर ऑल द रिकॉर्ड्स आर ग्रुप, रिकॉर्ड्स मतलब एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के सारे रिकॉर्ड को ग्रुप कर दिया गया किसके बेस पर, क्लस्टर आईडी के क्लस्टर की के बेस पे। क्लस्टर की हमने क्या लिया था, डिपार्टमेंट आईडी, इसके बेसिस पे हमने सारे रिकॉर्ड्स को ग्रुप कर दिया। तो ये हो गया इंडेक्स क्लस्टर्स। हैश क्लस्टर्स होता है, इट इज सिमिलर टू द इंडेक्स क्लस्टर। ये भी इंडेक्स क्लस्टर जितना ही मतलब लगभग वैसा ही है, सिमिलर ही है। In hash cluster, instead of storing the records based on the cluster key, we generate the value of the hash key for the cluster key and store the records with the same hash key value। हम जो क्लस्टर की है ना, जैसे डिपार्टमेंट आईडी हमने लिया था, उस वाले कॉलम पे हर एक वैल्यू पे हम हैश फंक्शन यूज कर देंगे। ठीक है, तो अब जो हैश वैल्यू के बाद जो आउटपुट आएगा, तो उसको हम स्टोर कर लेंगे। उसकी की रहेगी प्लस वो कंप्लीट रिकॉर्ड रहेगा। तो इसमें हैश फंक्शन का यूज हो गया हैश क्लस्टर से। अब इसके प्रॉज एंड कॉन्स देख लेते हैं कि क्या फायदे और नुकसान है इसके। सो प्रॉज ऑफ क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, द cluster file organization is used when there is a frequent request for joining the tables with the same joining condition।
ये वहां पे ज्यादा यूज होता है जहां पे फ्रीक्वेंटली टेबल्स को ज्वाइन करने की जरूरत पड़ रही है विद सेम ज्वाइनिंग कंडीशन. It provides the efficient result when there is a 1:m mapping between the tables. ये efficient result देता है जहाँ पे 1:m mapping की जरूरत पड़ती है tables में. Now cons क्या है, इसके नुकसान क्या है? Cons of cluster file organization. This method has the low performance for the very large database. यदि database बहुत बड़ा है तो इस मेथड की परफॉर्मेंस लो है. नाउ नेक्स्ट है, इफ देयर इज एनी चेंज इन ज्वाइनिंग कंडीशन देन दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड. यदि ज्वाइनिंग कंडीशन में कुछ चेंज हो जाए देन दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड. If we change the condition of joining, then traversing the file takes a lot of time. यदि ज्वाइनिंग कंडीशन चेंज हो जाती है तो फाइल को ट्रैवर्स करना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है. This method is not suitable for a table with a 1:1 condition. 1:1 कंडीशन के लिए मैपिंग ये मेथड सुटेबल नहीं है. इसमें 1:m मैपिंग होनी चाहिए टेबल में. सो ये हो गए प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन. सो इस चैप्टर में इतना ही. एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में. सो चैप्टर 24 में हमने देखा डीबीएमएस फाइल ऑर्गेनाइजेशन. अब ये टॉपिक्स हमने देखे: फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, बी प्लस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डीबीएमएस, आईएसएम एंड क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन. सो फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है इन जनरल हम देख लेते हैं. देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइल जनरेशन. फिर टाइप्स ऑफ फाइल जनरेशन, अलग अलग टाइप्स हैं जैसे सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, आईएसएम, बी प्लस ट्री फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन. सो ये है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स. सो वन बाय वन फिर सबको डिस्कस किया. जैसे सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके दो मेथड्स हमने देखे. फाइल 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 मेथड, फिर इसमें इंसर्शन ऑफ न्यू रिकॉर्ड देखा. देन सेकंड मेथड है सॉर्टेड फाइल मेथड. इसमें भी हमने न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखा. फिर इसके प्रॉस एंड कॉन्स है सिक्वेंशियल फाइल के. देन हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक देखा. ये रहा हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंसर्शन ऑफ न्यू रिकॉर्ड. फिर इसके प्रॉस एंड कॉन्स देखे हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन के. नाउ नेक्स्ट इज हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन. ये हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक देखा. नेक्स्ट है बी प्लस फाइल ऑर्गेनाइजेशन. सो इसके प्रॉस एंड कॉन्स देखे, फायदे और नुकसान. देन हमने देखा डीबीएमएस आईएसएम, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड. इसके प्रॉस एंड कॉन्स देखे. देन है क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन. क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन ये लास्ट टॉपिक है, ये रहा. और फिर इसमें हमने देखा कि कितने टाइप्स है, तो वो है इंडेक्स क्लस्टर्स एंड हैश क्लस्टर्स. फिर इसके प्रॉस एंड कॉन्स देखे, फायदे और नुकसान. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.